हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपका स्वागत है माया की आईएएस एंड आरएएस अकेडमी में। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता। आज हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण है वो किस आधार पर किया गया और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। हम देखेंगे कि इनकी नगर नियोजन व्यवस्था कैसी थी और इनका जो आर्थिक महत्व है वो कैसा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक आरएएस एंड आईएएस। तो हम देखने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कितने नामों का प्रयोग किया गया। 3 नामों का। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए 3 नामों का यूज किया गया। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु के लिए 3 नामों का प्रयोग किया गया इस सभ्यता के लिए। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। परंतु जब इस सभ्यता के बहुत से केंद्र जो है वो उत्खनन के बाद भी सिंधु घाटी क्षेत्र के बाहर मिले, तब जो उत्खनन करता थे उनको लगा कि नहीं, सिंधु सभ्यता उपयुक्त नाम नहीं है। परंतु जब इस सभ्यता के लिए बहुत से केंद्रों का उत्खनन सिंधु घाटी क्षेत्र के बाहर भी हुआ तो सिंधु सभ्यता उसके लिए उपयुक्त नाम नहीं रहा, क्योंकि वो सीमित नहीं है ना, आगे भी फैल रहा है। गुजरात में मिला, धोलावीरा के अंदर मिला, वो सब कालीबंगा के अंदर, राजस्थान में, वो किसके पार्ट हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का ही तो पार्ट है वो। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि फिर इसका नाम क्या रखा जाए। तो जो हड़प्पा सभ्यता जो सर्वप्रथम खोजा गया स्थल था ना, उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद हम देखते हैं कि हड़प्पा के टीलों की ओर सर्वप्रथम किसका ध्यान किया था। तो हड़प्पा के टीलों की ओर सर्वप्रथम ना 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसने ध्यान आकर्षित किसने किया टीलों की तरफ? चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी के अंदर ही। 1858 ईस्वी में 2 भाई थे, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। उन्होंने क्या किया, लाहौर से कराची के बीच में जो रेलवे लाइन है वो बिछाई जा रही थी। तब उन्होंने कुछ ईंटों की खोज की तो उनको हड़प्पा के अंदर ही एक टीले के अंदर उनको पक्की ईंटें प्राप्त हुई और उन्हीं ईंटों का प्रयोग है उन्होंने लाहौर से कराची के बीच में जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उसके अंदर इसका यूज किया। ठीक है। तो 1856 में जॉन बर्टन व विलियम बर्टन ने हड़प्पा के टीलों से प्राप्त ईंटों का प्रयोग लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने में किया। फिर 1853 व 1856 में कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया। फिर क्या हुआ, 1853 व 1856 के बीच में कनिंघम ने इन टीलों का सर्वेक्षण किया। सर्वप्रथम इस सभ्यता का उत्खनन हड़प्पा नामक स्थान पर 1921 के अंदर हुआ। सर्वप्रथम ना जो ये सभ्यता की जो उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था ना, वो हड़प्पा नामक स्थान से किया गया था 1921 ईस्वी में। इसी स्थान के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता तो उपयुक्त नाम था ही नहीं, क्योंकि ये तो बहुत सारे और एरिया को भी घेरती है ना, बहुत सारे सिंधु क्षेत्र से अलग भी फैली हुई है, तो इसलिए वो उपयुक्त नाम नहीं था। इसीलिए इसे 3 नाम मिले। लास्ट में जाके हड़प्पा सभ्यता इसका नाम उपयुक्त समझा गया और इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। अतः तकनीकी रूप से हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानी गई। हड़प्पा सभ्यता का उदय पश्चिमोत्तर भारत से पहले से चली आ रही पाषाण एवं ताम्र पाषाण सभ्यताओं के निरंतर विकास के फलस्वरूप हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का उदय है ना, वो पश्चिमोत्तर भारत में पहले से कुछ सभ्यताएं चली आ रही थी, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल की। उन्हीं सभ्यताओं के निरंतर विकास का परिणाम है ये। बताया जाता है कि विकसित हड़प्पा सभ्यता का मूल केंद्र पंजाब और सिंध में था। कुछ जो खोजकर्ता हैं उन्होंने बताया है कि जो विकसित हड़प्पा सभ्यता है उसका मूल केंद्र कहाँ था? पंजाब और सिंध के अंदर था, किंतु बाद में कुछ क्षेत्र है वो इनके बाहर में मिले, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। तब उनको लगा अरे भाई ये तो गलत हो गया, अब इसका नाम क्या रखा जाए। ये स्थान जब मिले ना तो उसके बाद में वैज्ञानिकों ने इसका नाम जो है वो उत्खननकर्ताओं ने इनका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा था। पहले सिंधु घाटी सभ्यता था।
सर्वप्रथम 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक कौन थे? उस समय जॉन मार्शल। इनके निर्देशन में राय बहादुर जो सानी थे, राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा सभ्यता का अन्वेषण किया। किसने? सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। इनके निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा का अन्वेषण किया था। कुछ खोजकर्ता थे, उत्खनन करता थे, उन्होंने इसको टाइम भी दिया कि कौन सी जो ये हड़प्पा सभ्यता है उसका टाइम पीरियड क्या रहा होगा। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टाइम पीरियड बताया। जैसे जॉन मार्शल थे, उन्होंने 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व का टाइम बताया। अर्नेस्ट मैके हैं, इन्होंने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच का समय बताया। माधव स्वरूप वत्स ने कहा कि यह तो 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यता है। और सीजे गेड ने कहा कि यह तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यता है। उसके बाद आए मार्टिमर व्हीलर, उन्होंने कहा नहीं, ये तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यता है। फिर फेयर सर्विस आए, उन्होंने बोला ये तो 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यता है। तो फेयर सर्विस ने क्या बोला कि 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यता है ये। फिर ऑल्चिन आए, उन्होंने क्या कहा? 2100 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बोला। फिर डीपी अग्रवाल व रोमिला थापर आई और उन्होंने कहा कि यह तो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का टाइम है। झा एवं श्रीमाली ने कहा यह तो 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच का टाइम पीरियड है। उनके बाद एक और आ गई एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसके आधार पे 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड दिया गया है। फिर डेल्स ने कहा नहीं, 2900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यता है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। जॉन मार्शल ने इसे सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता नाम दिया था। सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल है जो प्रकाश में आ चुके हैं और इसमें से 200 स्थल ऐसे हैं जो गुजरात में हैं। 200 से सर्वाधिक ज्यादा ही हो सकते हैं जो गुजरात के अंदर पड़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक कितने स्थल है जो प्रयोग में आ चुके हैं, प्रकाश में आ चुके हैं? 350 से अधिक है, कम नहीं होंगे। और उनमें से 200 से अधिक ऐसे स्थल हैं जो ओनली गुजरात के अंदर पड़ते हैं। विभाजन से पूर्व उत्खनित अधिकांश स्थल है वो विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए। हम तो देखते रह गए। हमारे पास केवल 2 स्थल बचे थे। सतलुज नदी पर कोटदा नेहंग खारोपड़, जो सतलुज नदी पर था, कोटदा के अंदर नेहंग खारोपड़, ठीक है, तथा मादल नदी पर, मादर नदी बोलते हैं, मादल नदी बोलते हैं इसको, पर रंगपुर काठियावाड़ के अंदर, मादर नदी पर रंगपुर काठियावाड़ के अंदर, ये 2 स्थल ही बचे थे जो आजादी के बाद भारत के अंदर सारे पाकिस्तान में चले गए। उसके बाद हमने बोला कि ये तो नहीं हो सकता ना, अब क्या करें? तब भैया भारत के जो उत्खनन करता थे उन्होंने की शुरुआत, कालीबंगा खोजा। उसके बाद बहुत सारे स्थल खोज डाले गुजरात के अंदर, हरियाणा के अंदर। अगर हम देखें ना कि रेडियो कार्बन 14, रेडियो कार्बन 14 CA14 के विश्लेषण के आधार पर डीपी अग्रवाल द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि है वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व रखी गई। रेडियो कार्बन 14 या C14 के विश्लेषण के आधार पर डीपी अग्रवाल द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि है वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है।
यह मत सर्वाधिक मान्य प्रतीत होता है कि यही सर्वाधिक उपयुक्त होगा। सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने 1931 में हड़प्पा सभ्यता की तिथि निर्धारित की थी। सर्वप्रथम किसने निर्धारित की? तो सर जॉन मार्शल थे। उन्होंने 1931 ईस्वी के अंदर हड़प्पा के लिए उपयुक्त तिथि निर्धारित की। लेकिन डीपी अग्रवाल ने किसे माना? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यह निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो रेडियो कार्बन 14 या C14 के विश्लेषण के आधार पर। सर्वप्रथम जो है वो हड़प्पा सभ्यता के लिए तिथि का निर्धारण किसने किया? जॉन मार्शल ने। कब किया? 1931 ईस्वी में। उसके बाद हम देखते हैं कि सरगोन मेसोपोटामिया के अभिलेख के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व माना गया है। मेसोपोटामिया के अंदर एक अभिलेख है सरगोन। उस अभिलेख के अंदर बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता को जो टाइम पीरियड है ना, वो 3250 से 2750 ईसा पूर्व है। ये किसमें बताया गया है? सरगोन मेसोपोटामिया के एक अभिलेख के आधार पर। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। अब हम देखने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है वो कहां से लेके कहां तक है, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली है ये। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है वो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिण में जो नर्मदा नदी है ना वहां तक है, और पश्चिम के मकरान के समुद्र तट से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले तक फैली है ये, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है वो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पश्चिम में मकरान के समुद्र तट से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले तक फैली है, और इसका क्षेत्रफल है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल कौन सा है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चेनाब नदी के तट पर। और दक्षिणी छोर दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। तो हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा, भारत की सीमा के अंदर जो सर्वाधिक विस्तार है पूरा स्थल है वो कौन कौन से हैं? तो उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर चेनाब नदी के तट पर है, और दक्षिणी छोर की हम बात करें तो दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है? सूतकांगेड़ और बलूचिस्तान में है, और पूर्वी पूरा स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर के अंदर है। यह सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर है ना, वो मुंडीगोर क्या सोर्तगोई है। इस सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर कौन सा है? मुंडीगोर सोर्तगोई, जो कहाँ पड़ता है? ये दोनों के दोनों है ना वो अफगानिस्तान के अंदर है, और दोनों स्थल है वो हिंदू कुश पर्वत के दाईं तरफ पड़ते हैं, सॉरी उत्तर में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर मुंडीगोर व सोर्तगोई है, दोनों अफगानिस्तान में है। ये दोनों स्थल हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित हैं। मुंडीगोर दक्षिणी अफगानिस्तान में है। ये मुंडीगोर स्थान है अब वो दक्षिणी अफगानिस्तान में पड़ता है। और सेंधव स्थलों में सेंधव स्थल है उनमें सर्वाधिक केंद्र विस्तार है वो हकरा सरस्वती मार्ग क्षेत्र में है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार है ना वो हकरा सरस्वती नदी के मार्ग में ही है। सिंधु सभ्यता के निर्माता क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता के निर्माता 4 प्रकार की जातियों को बताया गया है। कौन कौन सी जाति है वो? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन व मंगोलाइड। पुरातत्वविदों ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को वे कम से कम 4 प्रजातियां रहती थी, निवास करती थी। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। इन चारों प्रजातियों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता को इतना विस्तारित किया गया। देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय थे। बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय थे। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। जो हड़प्पा सभ्यता का निर्माण करने वाले थे ना वो द्रविड़ थे, और वहां के लोग
वो भूमध्य सागरीय थे। कुछ विद्वानों का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। कुछ विद्वान क्या कहते हैं, जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप रामचंद्र हैं, ये क्या कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता है वो आर्य थे। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप व रामचंद्र कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता हैं वो आर्य थे, लेकिन गॉर्डन चाइल्ड व ह्यूलर क्रेमर क्या कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता हैं वो सुमेरियन या मेसोपोटामियाई हैं। सुमेरियन हैं जो मेसोपोटामिया के थे। उसके बाद कौन आते हैं, राखालदास बनर्जी। ये कहते हैं नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता तो द्रविड़ थे। लक्ष्मण दास स्वरूप व रामचंद्र ने कहा कि आर्य थे। गॉर्डन चाइल्ड व हेलर क्रेमर ने कहा कि यह तो सुमेरियन या मेसोपोटामिया थे। लेकिन राखालदास बनर्जी आते हैं, बोलो रुको, आप गलत बोल रहे हो, वो द्रविड़ थे। अमलानंद घोष व धर्मपाल अग्रवाल आते हैं कि आप सभी गलत बोल रहे हो, वो तो सोंथी संस्कृति के थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता हैं वो सोंथी संस्कृति के थे। कौन, अमलानंद घोष व धर्मपाल कहते हैं, धर्मपाल अग्रवाल इस सोंथी संस्कृति के थे सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। फेयर सर्विस व रोमिला थापर आती हैं और सबके बीच में अपना महत्व रखती हैं कि वो ग्रामीण संस्कृति के थे। सबने अपना अपना मत रख दिया। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप रामचंद्र ने कहा कि वह आर्य थे। जो गार्डन चाइल्ड व व्हीलर कैमरा है उन्होंने बोला सुमेरियन या मेसोपोटामियाई थे। राखालदास बनर्जी ने कहा द्रविड़ संस्कृति के थे। अमलानंद घोष व धर्मपाल अग्रवाल ने बोला वो सोंथी संस्कृति के थे। और फेयर सर्विस व रोमिला थापर ने कहा वह ग्रामीण संस्कृति के थे। सबने अपने अपने मत दिए। उसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता का विकास। कैसे हुआ हड़प्पा सभ्यता का विकास, कैसे थी वो इतनी विकसित। आज नहीं है, ये हमारा समाज है वो इतना विकसित नहीं है, हमारे शहर इतने विकसित नहीं है, लेकिन उस समय सिंधु घाटी सभ्यता इतनी विकसित थी। तो यही जो है वो हम देखने वाले हैं। तो हम देखने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ, कब हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता प्राक हड़प्पा सभ्यताओं के निरंतर विकास का परिणाम थी। बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता है वो प्राक हड़प्पा सभ्यताओं के निरंतर विकास का परिणाम थी। ये निम्नलिखित थी। मेहरगढ़ किले, जो किले गुल मोहम्मद है ना, किले गुल मोहम्मद, दब सादात, राना गुड़ई, कुल्ली, नाल, बालाकोट सभी बलूचिस्तान में है। कौन कौन सी, मेहरगढ़, किल्ली, गुल मोहम्मद, दब सादात, राना घुड़ई, कुल्ली, नाल, बालाकोट, ये सब कहाँ है, बलूचिस्तान में पड़ती है सारी की सारी। के बाद आती है रहमान ढेरी व गुलमा, ये दोनों गोमल घाटी में है। उसके बाद आई कोट दीजी और अमरी, ये सिंध में चली गई। उसके बाद आई कोट दीजी और अमरी, दोनों जो है वो सिंधु पूर्व निष्पेक्षों के लिए प्रसिद्ध। अमरी और हड़प्पा सभ्यता के शुरू होने से पहले ही अपनी बस्तियों की किलेबंदी हो गई थी। जो यहाँ की बस्तियां थी ना उनकी किलेबंदी हो गई थी। कोट दीजी और अमरी अपने सिंधु पूर्व निष्पेक्षों के लिए प्रसिद्ध। अमरी में हड़प्पा सभ्यता के शुरू होने से पहले ही, हड़प्पा सभ्यता शुरू ही नहीं हुई थी, उससे पहले ही अमरी और कोट दीजी में क्या हुआ, बस्तियों की किलेबंदी हो गई थी। कितने प्रसिद्ध होंगे वो क्षेत्र, देखिए आप। अमरी में पुराने सिंध पूर्व जो संस्कृति है और पूर्ववर्ती सिंधु सभ्यता के बीच संक्रमण का काल हमें प्राप्त होता है कि अमरी में पुरानी सिंधु पूर्व संस्कृति, जो पुरानी सिंधु पूर्व संस्कृति है ना वो, और पूर्ववर्ती सिंधु घाटी सभ्यता के बीच हमें संक्रमण का काल देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है, सरायखेला, जलीलपुर जो पंजाब में है, आदि सिंध घाटी की आरंभिक बस्तियां थी।
सरायखेला, जलीलपुर, ये सब है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता की आरंभिक बस्तियां थी। मतलब तब सिंधु सभ्यता का आरंभ होना स्टार्ट ही हुआ था, आरंभ ही हो रहा था। ये कर्षक बस्तियां विकसित होकर लगभग 2500 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता के रूप में परिणत हुई। ये सब क्या है, यहाँ पे कृषि को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। ये कर्षक बस्तियां थी। ये विकसित होने के बाद लगभग 2500 ईसा पूर्व के बाद में हड़प्पा सभ्यता के रूप में विकसित हुई। फिर आया हड़प्पा सभ्यता नाम उभर के। पहले ये अलग अलग पार्ट थी। जैसे राजस्थान है, राजस्थान के अंदर बहुत सारे जिले आते हैं ना, लेकिन है तो वो राजस्थान का ही पार्ट। उसी प्रकार से मेहरगढ़ से प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति का निरंतर जो वास है वो सांस्कृतिक विकास का परिणाम मिलता है। मेहरगढ़ से प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति का निरंतर वास जो सांस्कृतिक विकास का प्रमाण मिलता है। कब से? मेहरगढ़ के प्रस्तर युग से। मेहरगढ़ के प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक, जब मेहरगढ़ की शुरुआत हुई ना, उससे लेके हड़प्पा संस्कृति के निरंतर विकास तक सांस्कृतिक विकास का परिणाम मिलता है। वहाँ पे सारी चीज़ों का विकास हुआ, आर्थिक भी हुआ, सांस्कृतिक भी हुआ। उनका पहनावा, उनके जो आभूषण सब, जैसे पोर्टिकल जो मतलब बर्तन बनाने की कला है, जो वहाँ पे कारखाने मिले हैं, जो नालियाँ वगैरह मिली हैं, वो सब, उन सब का विकास हुआ। उसी के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर कौन कौन से मुख्य स्थल हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के वर्तमान जो मुख्य स्थल हैं वो तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पुराने मोंटगोमरी जिले व वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन है उन्होंने दी। क्या हुआ कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पुराने मोंटगोमरी जिले, जो पुराना मोंटगोमरी जिला वह वर्तमान साहिवाल, मोंटगोमरी को वर्तमान में साहिवाल बुलाते हैं, किसके तट पे था? रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था ये। और वहां पे हड़प्पा टीले की जो सर्वप्रथम जानकारी है वो 1826 के अंदर हमें चार्ल्स मैनसन ने दी थी। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी थे, उन्होंने इसका सर्वेक्षण किया। वह बाद में स्थान का जो उत्खनन है वो प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम जानकारी कौन देते हैं? चार्ल्स मैनसन। कब देते हैं? 1826 ईस्वी में। उसका उत्खनन या सर्वेक्षण का कार्य कौन प्रारंभ करता है? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सब धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि जो स्थल है उत्खनन करता है, स्थल की आकृति है वो सब एक जगह जमा कर दी जाती है और फिर उन्हें पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि हड़प्पा का उत्खनन कब किया गया? तो हड़प्पा का उत्खनन है वो 1921 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो दयाराम साहनी के द्वारा गया। स्थल की आकृति तो मोंटगोमरी पंजाब पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया? 1921 में। उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे। ठीक है। स्थल कौन था? मोंटगोमरी पंजाब पाकिस्तान। ठीक है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी के अंदर हुआ था। जो उत्खनन करता है वो थे राखाल दास बनर्जी। लरकाना सिंध पाकिस्तान में पड़ता है ये। उसके बाद आता है सूतकांगेडोर है वो, उसका उत्खनन कार्य है वो 1927 ईस्वी के अंदर R.L. स्टाइन के द्वारा किया गया और यह स्थान है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद में है वो चनहुदड़ो का उत्खनन किया गया 1931 ईस्वी के अंदर। चनहुदड़ो है वो N.G. मजूमदार के द्वारा इसका उत्खनन हुआ था और सिंध पाकिस्तान में पड़ता है ये भी। चनहुदड़ो कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में। उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? 1931 में N.G. मजूमदार के द्वारा। ठीक है। डाबरकोट एक स्थल खोजा गया। डाबरकोट 1935 ईस्वी के अंदर ना इसका उत्खनन कार्य हुआ था। अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया। यह भी बलूचिस्तान में था। उसके बाद में कोट तिजी
1935 के अंदर इसका उत्खनन हुआ। और धुर्य नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका उत्खनन किया। तो कोटदीजी का उत्खनन है वो 1935 में हुआ और धुर्य नाम के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा किया गया। यह कहाँ है? यह भी सिंध में था। फिर खोजा गया रोपड़, 1953 का काल आया और रोपड़ की खोज हुई। यह कहाँ था? यह यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा उत्खनित किया गया और पंजाब भारत के अंदर मिला। रोपड़ की खोज कब हुई? 1953 में। किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। कहाँ था? पंजाब भारत के अंदर, जो भारत में पंजाब पड़ता है ना, वहां पे था। उसके बाद आया राखी गढ़ी। जो राखी गढ़ी है इसका उत्खनन सूरजभान व रफीक मुगल ने किया था। ये कहाँ है? ये जींद हरियाणा में पड़ता है। उसके बाद बनावली की खोज हुई 1973 के अंदर, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा उत्खनित किया गया था। ये हिसार हरियाणा में पड़ता है। अब तो स्थान मिलते ही जाएंगे भारत के अंदर। फिर उसके बाद धोलावीरा 1990 से 91 के बीच में रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन किया और कच्छ गुजरात के अंदर यह क्षेत्र हमें मिला। जो धोलावीरा है वो कहाँ पड़ता है? कच्छ गुजरात में। 1990-91 के बीच में इसका उत्खनन हुआ और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा उत्खनित किया गया था ये क्षेत्र। उसके बाद आते हैं बनावली। बनावली का उत्खनन है वो 1973 के अंदर किया गया। बनावली का उत्खनन है वो 1973 के अंदर रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया जाता है। हिसार हरियाणा में मिलता है ये क्षेत्र हमें। जो बनावली है वो हिसार हरियाणा में मिला। 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन किया था। फिर उसके बाद धोलावीरा मिल गया। ये 1990-91 में प्राप्त होता है। रविंद्र सिंह बिष्ट, ये दोनों स्थल है ना, बनावली और धोलावीरा, ये दोनों रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा ही उत्खनित किए जाते हैं। जो धोलावीरा है वो कच्छ गुजरात में पड़ता है। फिर आता है देसलपुर 1963 से 64 के बीच में। देसलपुर है वो 1963-64 के बीच में उत्खनित होते हैं और कच्छ क्षेत्र में पड़ते हैं, गुजरात में ही है। उसके बाद आया लोथल 1957 के बीच में। लोथल 1957 में जो SR राव हैं उनके द्वारा अहमदाबाद में इसकी खोज हुई, उत्खनन किया गया। लोथल 1957 के अंदर SR राव अहमदाबाद के अंदर इसका उत्खनन कार्य किया गया। फिर आया सुरकोटड़ा है वो 1972 के अंदर उसका उत्खनन किया गया जगपति जोशी के द्वारा। ये कच्छ गुजरात में पड़ता है। उसके बाद में खोज हुई रंगपुर की। ये जो टाइम पीरियड दिया गया है ना, इसी के आधार पे रंगपुर की खोज 1933 के अंदर हुई थी। उत्खनित कार्य रंगपुर का उत्खनन है वो 1933 के अंदर किया गया। किसके द्वारा किया गया? माधव स्वरूप वत्स के द्वारा अहमदाबाद के अंदर किया गया था। लोथल भी अहमदाबाद में पड़ता है और रंगपुर भी अहमदाबाद में पड़ता है। फिर आलमगीरपुर है ना, 1958 के अंदर उत्खनित किया गया यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा और मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है आलमगीरपुर। कालीबंगा की खोज 1953 में की गई। उत्खनित कार्य 1953 में किया गया। अमलानंद घोष इसके उत्खनन करता थे, वह हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ती है। ये कालीबंगा है उसका उत्खनन 1953 में किया गया अमलानंद घोष के द्वारा, हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ती है ये। उसके बाद दायमाबाद 1974 से 79 के बीच में। दायमाबाद का जो उत्खनन है वो 1974 से 79 के बीच में किया गया। अहमदनगर महाराष्ट्र के बीच में है ये। सूतका कोह है वो 1962 में उत्खनित किया गया था डेल्स के द्वारा। बलूचिस्तान में पड़ता है ये सूतका कोह कहाँ है? बलूचिस्तान में। 1962 में उत्खनित किया गया डेल्स के द्वारा। उसके बाद हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स तथा 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा का व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। क्या हुआ कि 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स तथा 1946 ईस्वी में मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा का व्यापक स्तर पर उत्खनन करवाया। पूरा के अंदर हमें क्या क्या मिलता है देखने को।
हड़प्पा के 2 टीलों के पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है। हड़प्पा के अंदर 2 पार्ट मिले देखने को। एक टीले को जिसे पूर्वी टीला नगर टीला कहा जाने लगा और जो पश्चिमी टीला था उसे दुर्ग टीला, क्योंकि वह थोड़ा ऊंचाई पर था और जो पूर्वी टीला था वो थोड़ा नीचे था। दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी। जो दुर्ग टीला था ना, उसे जो व्हीलर थे उन्होंने माउंट एबी की संज्ञा दी थी। हड़प्पा के आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान है जिसे कब्रिस्तान R37 नाम दिया गया। हड़प्पा का जो आवास स्थल था ना, उसके दक्षिण के अंदर एक कब्रिस्तान मिला, शमशान घाट, जहां पे मृत व्यक्ति को दफनाया जाता है या जलाया जाता है। क्योंकि जो दफनाने की या मृत व्यक्ति को जलाने की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। कुछ दफना देते हैं, कुछ जला देते हैं, कुछ खुला छोड़ देते हैं। तो हड़प्पा के आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान है जिसे क्या नाम दिया गया? कब्रिस्तान R37 नाम दिया गया था। उसके बाद हड़प्पा से मिला सबसे विशाल अवशेष 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाला एक अन्नागार, जहाँ पे अन्न वगैरह रखे जाते थे, गेहूं हो गया, वो जो भी खाते थे वो सब वहां पे रखा जाता था। तो हड़प्पा से सबसे विशाल अवशेष 6-6 पंक्तियों वाले निर्मित कुल 12 कक्षों का एक अन्नागार मिलता है। यह अन्नागार हड़प्पा के समस्त केंद्रों से मिले हैं, जिसे लोथल के गोदीवाड़े के बाद सबसे विशाल है। यह जो अन्नागार है यह हड़प्पा सभ्यता के समस्त केंद्रों से मिले अवशेषों में लोथल के गोदीवाड़े के बाद सबसे बड़ा है। लोथल का गोदीवाड़ा इससे भी बड़ा है और ये अन्नागार उससे थोड़ा छोटा है, लोथल के गोदीवाड़े से थोड़ा छोटा है ये। प्रत्येक अन्नागार जो है उसकी जो लंबाई या चौड़ाई हम देखते हैं कितने बाई कितने का है वो, तो प्रत्येक अन्नागार है वो 50 बाई 20 फीट का है। ऋग्वेद के हरियुपिया का समीकरण हड़प्पा से लिया गया है। जो ऋग्वेद के अंदर हरियुपिया का समीकरण है ना, वो हड़प्पा सभ्यता से ही लिया गया है। हड़प्पा से मिले अन्य महत्वपूर्ण अवशेष, हड़प्पा से कुछ अन्य और भी अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। कर्मचारियों के आवास व मजदूरों के बैरक, कर्मचारियों के आवास और मजदूरों के बैरक हमें वहां से मिले हैं। पित्तल की इक्का गाड़ी, हड़प्पा सभ्यता से हमें पित्तल की इक्का गाड़ी भी देखने को मिलती है। एक मुद्रा पर पैर में सांप दबाए हुए गरुड़ का चित्र, एक मुद्रा के ऊपर पैर में सांप दबाए हुए गरुड़ का चित्र भी हमें यहाँ से देखने को मिलता है। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मरण मूर्ति, स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है ऐसी एक मरण मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। नरक बुंद परस्तर, पुरुष के धड़ की पाषाण मूर्ति, नरक बंद परस्तर मतलब पुरुष के धड़ की पाषाण मूर्ति, उसके सर नहीं है, धड़ धड़ है वो। ईंटों के वर्ताकार चबूतरे भी हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। 2 पाषाण मूर्ति, लाल पत्थर की मानव मूर्ति व काले पत्थर की नर्तक मूर्ति प्राप्त होती है। 2 पाषाण मूर्ति हमें वहां से मिलती है, जिसमें लाल पत्थर की मानव की मूर्ति व काले पत्थर की एक नर्तक की मूर्ति प्राप्त होती है। गेहूं व जौ के दाने भी वहां से हमें प्राप्त होते हैं। तो नरकबंद प्रस्तन यानी बिना धड़ के, जो बिना शीश की जो पुरुष की मूर्ति है, पाषाण मूर्ति है, वो भी हमें वहां से प्राप्त होती है। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मरण मूर्ति हमें दिखाई जाती है। ठीक है, तो ये जो कुछ अवशेष हैं जो हमें वहां से प्राप्त होते हैं। उसके बाद एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, मछुआरा समझते हैं ना, मछली पकड़ने वाला, एक बर्तन पर उसका चित्र बना हुआ है। शंख पर बना बैल, एक शंख है जिसपे बैल की आकृति है। धूसर पाषाण की नर्तक पुरुष नर्तक मूर्ति, एक धूसर पाषाण की पुरुष नर्तक की आकृति हमें वहां से देखने को मिलती है। तांबे की बनी मानवीय कर्ताकृति है, तो तांबे की मानवीय कर्ताकृति हमें प्राप्त होती है। उसके बाद हम देख धूसर पाषाण की नर्तक जो आकृति हमें वहां से प्राप्त होती है पुरुष की। तांबे की मानवीय कर्ताकृति या एंथ्रोमॉर्फिक फिंगर, प्रसाधन मंजूषा कांसे का दर्पण हमें वहां से मिलता है। मनुष्य के शव के साथ बकरे का अस्थिपंजर,
इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब यह था कि यहाँ के रहने वाले लोग थे ना, उनकी सोच ये थी कि मनुष्य के मरने के बाद भी जीवन है, तो जो आगे का मार्ग है उसमें ये उसके काम आएगा। तो बकरे का जो अस्थि पंजर है वो मनुष्य के शव के साथ देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं पशुओं की हड्डियों का ढेर देखने को मिलता है। हड़प्पा से कब्रिस्तान संस्कृति के साक्ष्य भी मिले हैं। जो कब्रिस्तान है वहां का, उसका साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से लकड़ी के ताबूत, वुडन कॉफिन, हड़प्पा से लकड़ी के ताबूत, वुडन कॉफिन के जो समाधान का साक्ष्य है वो भी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई है, जबकि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है। देखो, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जबकि सर्वाधिक मोहरें, नॉर्मल मोहरें, मोहनजोदड़ो से मिली है। अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं और जबकि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, एक शब्द का ओनली, ध्यान रखिएगा थोड़ा। 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स तथा 1946 ईस्वी में मार्टिमर वेहिलर ने हड़प्पा का व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। उसके बाद हम देखने हैं मोहनजोदड़ो सिंध का नकली स्थान। सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्य जो सिंधु भाषा है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ये नॉर्मल सा सवाल है जो लगभग सबको आता है। यह सिंध के लरकाना जिले में सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जो ये मोहनजोदड़ो है ना, वो सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित। अभी हमने क्या देखा कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जो मोहनजोदड़ो है ना, वे सिंधु नदी के लरकाना जिले में सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तट भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है वो कथन निष्कर्ष में ज्यादा आने की संभावना है, क्योंकि आजकल जो नॉर्मल पेपर है ना, वो कथन निष्कर्ष पर ही क्वेश्चन आते हैं उनमें ज्यादातर। तो इसकी खोज है वो राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में की जाती है। मोहनजोदड़ो की खोज है वो किसके द्वारा? राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर की जाती है। यहाँ सभ्यताओं के 7 कर्मिक स्तर मिले हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार। यहाँ पे जो 7 है वो कर्मिक स्तर हमें देखने को मिलते हैं। उसमें मोहनजोदड़ो का सबसे सार्वजनिक स्थल है जहाँ पे सभी मतलब समान रूप से उसे यूज में लेते होंगे। वो क्या है? तो वो है स्नानागार वहां का। तो इसका जलाशय दुर्ग टीले में है। जो इसका विशाल स्नानागार का जलाशय है ना, वो दुर्ग टीले में है। स्नानागार के उत्तर व दक्षिण पार्श्व में तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनी हैं। जो स्नानागार था ना, बहुत बड़ा था। ठीक है, उसके अंदर उतरने के लिए स्नानागार के उत्तर व दक्षिणी पार्श्व में तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनी थी। यह स्नानागार माना जाता है कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद किसी धार्मिक उद्देश्यों के लिए इसे तैयार किया गया था। जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार देखने को मिलता है, उसके लिए अनुमान लगाया जाता है कि वो स्नानागार है वो किसी धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया था। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 39 फुट है, 23 फीट चौड़ा है व 8 फीट गहरा है। बहुत बहुत बड़ा हो जाता है ये स्नानागार। 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा व 8 फुट गहरा। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। जो मार्शल है ना, जॉन मार्शल, उन्होंने इसे विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। नॉर्मल सी बात है, इतना बड़ा है तो इसका मतलब तो यही होगा कि धार्मिक या किसी त्योहार आदि पे वो एक साथ स्नान करते होंगे वहां पे। ये भी नहीं, उसमें से पानी निकालने के लिए भी नालियों का निर्माण किया गया था और उसमें पानी
उतारने के लिए, उसे भरने के लिए भी उसमें नालियों का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, इसका विशाल स्नाना जो अन्नागार है वो है, ये स्नानागार हो गया। अब एक और बड़ी इमारत मिली है वहां पे, विशाल अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है वो इसका विशाल अन्नागार है। यह 45.71 मीटर लंबा है व 15.23 मीटर चौड़ा है। जो ये विशाल अन्नागार है ना, उसकी लंबाई की बात करें हम तो 45.71 मीटर है। 45 मीटर, 1 मीटर बहुत बड़ा होता है, 3 फीट, शायद 3 3 फुट होते हैं इसमें, तो 45.71 मीटर है देखो। और चौड़ाई की बात करें तो 15.23 मीटर चौड़ा है ये। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ की जो शासन व्यवस्था है, बताया जाता है कि मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। वहां पे राजा का शासन नहीं था, उस टाइम राजा नहीं हुआ करते थे, जनता ही हुआ करती थी। तो मोहनजोदड़ो में किस प्रकार का शासन था? जनतंत्रात्मक। मोहनजोदड़ो में ग्रिड पैटर्न पर समांतर सड़कों का जाल बिछाया गया था। मोहनजोदड़ो के अंदर है ना, वो घरों का निर्माण है वो ग्रिड पैटर्न के आधार पर किया गया था। सड़कों का जाल बिछा हुआ था। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले के ऊपर कुषाण शासक कनिष्क के एक स्तूप का निर्माण कराया गया था। मोहनजोदड़ो के किस भाग में? पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले के ऊपर कुषाण शासक कनिष्क ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था, अतः इसे स्तूप टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धातु निर्मित मूर्तियों में कांस्य नर्तकी या प्रस्तर योगी की मूर्ति है। अगर हम बात करें कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धातु निर्मित मूर्तियों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति या प्रस्तर योगी की मूर्ति है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष, महाविद्यालय भवन, कांसे की नृत्य नारी की मूर्ति या पुजारी यानी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी जिसको शिव भी कहते हैं की मूर्ति मिली है। सूती कपड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है। हाथी का कपाल खंड में मिला है। कुंभकारों की 6 भट्टियां देखने को मिलती हैं। गले हुए तांबे के ढेर प्राप्त होते हैं। सिप्पी की बनी हुई पटरी भी मिलती है। घोड़े के दांत मिले हैं। गिल्ली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। गिल्ली मिट्टी के ऊपर कपड़े के साक्ष्य वहां से देखने को मिलते हैं। अंतिम स्तर पर बिखरे हुए नर कंकाल, अंतिम स्तर पर वहां से बिखरे हुए नर कंकाल प्राप्त होते हैं। कुब्बड़दार बेल का खिलौना प्राप्त होता है। बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण प्राप्त होता है। तो महाविद्यालय भवन, कांसे की नृत्य नारी की मूर्ति, पुजारी यानी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ जिसको शिव का रूप बताया जाता है। सूती कपड़ा मिला है। हाथी का कपाल खंड, कुंभकारों की 6 भट्टियां, जो कुम्हार होते हैं मटके वगैरह बनाने वाले, उनकी 6 भट्टियां, गले हुए तांबे के ढेर, सिप्पी की बनी हुई पटरी, घोड़े की दांत, जो घोड़ा होता है उनके दांत, गिल्ली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए नर कंकाल, कुबड़दार बेल का खिलौना, बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण हमें वहां से देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष, मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष, तांबे के उपकरणों में लपेटे हुए सूत का कपड़ा व धागा मिला है। मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष भी मिलते हैं व तांबे के उपकरणों में लपेटे हुए सूत का कपड़ा व धागा भी मिला है। के यू आर कैनेडी को मोहनजोदड़ो के कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। जो के यू आर कैनेडी है ना, उनको मोहनजोदड़ो से कंकालों के जो अवशेष उन्होंने खोजे थे, जब उनकी जांच की गई तो उनको उसमें मलेरिया के कुछ साक्ष्य देखने को मिले। मोहनजोदड़ो से किसी कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। नर कंकाल मिला है
उसमें मलेरिया के साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है, उसका कोई साक्ष्य नहीं है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के मकान पक्की ईंटों से बने थे। इतनी विकसित थी वहां की सभ्यता। जो मोहनजोदड़ो के मकान है ना, वह पक्की ईंटों से बने थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक प्रसिद्ध मोहर के अग्रभाग पर योगी की आकृति व पश्च भाग पर बेल यानी वृषभ की आकृति अंकित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मोहर के अग्रभाग पर योगी जी की मूर्ति है, आकृति बनी हुई है, और पश्च यानी पीछे के भाग पे बैल यानी वृषभ की आकृति अंकित है। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मैंने पीछे बताया था हड़प्पा सभ्यता से मिली हैं। सर्वाधिक मोहरें बात करें तो मोहनजोदड़ो से मिलती हैं, वह सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हैं वो हड़प्पा से प्राप्त होती हैं। उसके बाद आता है चनहुदड़ो। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण के क्षेत्र में स्थित है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो है वो मोहनजोदड़ो के 80 मील दक्षिण में स्थित है। चनहुदड़ो की खोज है वो 1931 ईस्वी में एनजी मजूमदार के द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन है वो 1935 में एक अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया। खोज किसने की? एनजी मजूमदार ने 1931 में, और उत्खनन का कार्य 1935 में अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि चनहुदड़ो से प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झुक्कर या झांगर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। चनहुदड़ो से प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झुक्कर या झांगर संस्कृति कहते हैं, उसके हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। चनहुदड़ो से मनके बनाने का प्रमुख केंद्र हमें मिलता है। यहाँ के कारीगर सीप व मुद्रा भी बनाते थे। जो चनहुदड़ो के कारीगर है ना, वो सीप व मुद्रा भी बनाते थे। यहाँ गुड़िया निर्माण का कारखाना भी चनहुदड़ो में गुड़िया निर्माण का कारखाना मिला है। चनहुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थान मिला है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। चनहुदड़ो से किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिलता। चनहुदड़ो से ना किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिलता। चनहुदड़ो से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख अलंकृत हाथी के खिलौने, चनहुदड़ो से कुछ अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं जिनमें अलंकृत हाथी हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह हैं कि एक बिल्ली जा रही है, उसके पीछे पीछे कुत्ता जा रहा है, उसके पद चिन्ह के निशान है ना, वो हमें चनहुदड़ो से प्राप्त होते हैं। अलंकृत हाथी के खिलौने हमें चनहुदड़ो से मिलते हैं, लेकिन कोई दुर्ग का अवशेष है वो नहीं मिलता। सौंदर्य प्रसाधन के सुंदरता को और अधिक सुंदर बनाने के कुछ अवशेष भी हमें यहाँ से मिलते हैं, जैसे लिपस्टिक हो गई, शाही की द्वात हमें यहाँ से मिलती हैं, बैलगाड़ी तथा इक्का गाड़ी भी हमें यहाँ से मिलती हैं। कहाँ से? चनहुदड़ो से। अली मुराद, यह सिंध के नहीं, जो अली मुराद है यह सिंध में स्थित ग्रामीण स्थल था। अली मुराद था ना, वो ग्रामीण स्थल था एक, जो सिंध के अंदर पड़ता था। अली मुराद में एक कुआं भी मिला है। अली मुराद से एक कुएं का अवशेष प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं लोथल। अगर हम बात करें लोथल, तो कहाँ पड़ता है लोथल? अहमदाबाद गुजरात में। नदी कौन सी है? भोगवा। तो लोथल है वो अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के तट पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। लोथल है ना, वो अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के तट पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। लोथल की खोज 1957 ईस्वी के अंदर एसआर राव ने की थी। खोज किसने की थी? 1957 के अंदर एसआर राव ने। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से मतलब दूसरे देशों के साथ व्यापार किया जाता था, बंदरगाह था वो एक।
देखो उस टाइम लोथल है वो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। लोथल के गढ़ और नगर दोनों ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। लोथल के जो गढ़ के साक्ष्य भी मिले हैं और नगर दोनों अलग अलग थे और दोनों है वो रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल के पूर्वी भाग में जहाज की गोदी यानी डाक यार्ड मिली है। लोथल के पूर्वी भाग में क्या मिला है? जहाज की गोदी, डाक यार्ड मिली है। लोथल में जो पूर्व में स्थित जहाज डाक यार्ड मिली है ना, अगर हम उसके आकार की बात करें तो 214 इंटू 36 मीटर है। इसका आकार कितना था? 214 इंटू 36 मीटर है। अगर हम उसकी गहराई की बात करें तो 3.30 मीटर। यह पक्की ईंटों से बना था। जो लोथल का गोदीवाड़ा था, डाकयार्ड थी सॉरी, वो 3.30 मीटर गहरी थी। 214 इंटू 36 मीटर उसका आकार था और पक्की ईंटों से बना था। लोथल का गोदीवाड़ा सबसे विशाल हड़प्पा की संरचना है। जो लोथल का गोदीवाड़ा है ना, वो सबसे विशाल हड़प्पा संरचना है। लोथल से मिली फार्स की मोहर और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र। लोथल से मिले फार्स की मोहर और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र के मिलने से यह पता लगता है कि लोथल पश्चिमी एशिया में समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ से समुद्री एशिया के जो व्यापार का केंद्र था लोथल, यहाँ से व्यापार होता था बाकी देशों के साथ में। लोथल से मिली फार्स की मुहर और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र के मिलने से यह पता चलता है कि लोथल पश्चिमी एशिया से व्यापार, जो सामुद्रिक व्यापार है, का एक प्रमुख केंद्र था। वहां से सभी देशों के साथ व्यापार किया जाता था। लोथल से चावल का प्रथम साक्ष्य भी मिला है। प्रथम चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल से मिली प्रमुख वस्तुएं, कौन कौन सी चीजें मिली हैं लोथल से हमें, वो हम देखते हैं। तो डाक यार्ड यानी गोदीवाड़ा, जो सबसे बड़ा बताया मैंने अभी आपको। धान या चावल भी मिले हैं। बाजरे के साक्ष्य भी मिले हैं। धान, चावल या बाजरे के साक्ष्य भी हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। डाक यार्ड गोदीवाड़ा भी हमें लोथल से प्राप्त होता है। एक हमें फार्स की मोहर मिलती है वहां से। 3 युगल समाधियां कहाँ से मिलती है? लोथल से। घोड़े की लघु मर्ण मूर्तियां प्राप्त होती हैं। जो घोड़े की लघु मर्ण मूर्तियां हैं ना, वो हमें लोथल से मिलती हैं। मिट्टी की मम्मी का मॉडल, मम्मी का मतलब होता है शव, ठीक है, तो उसका मॉडल है जो मिट्टी का बना था, वो कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। नावों के 5 मॉडल तैयार किए गए थे और साथ में 2 मोहरें भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो मिट्टी की मम्मी का मॉडल व नाव के 5 मॉडल व 2 मोहरें हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। अगर हम बात करें तो लोथल में बाट व माप का प्रमाण भी प्राप्त होता है कि उस टाइम में बाट व माप का भी उपकरण थे। लोथल में बाट व माप तथा पाषाण उपकरण भी मिले हैं। लोथल में वर्ताकार चक्की के 2 पार्ट प्राप्त हुए हैं। लोथल से जो वर्ताकार चक्की होते हैं ना, आटा वगैरह पीसने के लिए, उसके 2 पार्ट प्राप्त हुए हैं लोथल से। अगर हम बात करें कि लोथल की समुद्री देवी का नाम क्या था? सिकोत्री माता। लोथल की एक समुद्री देवी भी थी जिसकी वो पूजा करते थे, जिसे वो सिकोत्री माता कह के बुलाते थे। लोथल है, वहां से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लोथल में कब्रों में, जो लोथल है ना, वहां के कब्रों में कंकालों के सिर है वो उत्तर की तरफ व पैर दक्षिण की तरफ उनके जो करके दफनाया जाता था। लोथल के अंदर जिनकी मृत्यु होती थी, उनको कब्रिस्तान में उनके कंकालों को सर को उत्तर की तरफ किया जाता था व पैर को दक्षिण की तरफ करके दफनाया जाता था। लोथल से प्राप्त एक मर्दभांड पर एक कौवा तथा एक लोमड़ी भी उत्कीर्ण है, जो पंचतंत्र की कुछ कहानियों का वर्णन करते हैं। लोथल से प्राप्त एक मर्दभांड पर एक कौवा व लोमड़ी का चित्र भी मिलता है। इसका साक्ष्य पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी से किया गया है कि वो कथा उस टाइम भी वो लोग सुनते होंगे, हो सकता है ना, क्योंकि इतना आगे था वो।
आज हम पीछे बैठे हैं कितने। पूरा गांव एक जैसा आज भी आपको नहीं मिलेगा, पूरा शहर है वो आज भी आपको 90 डिग्री के कोण पे जो है वो स्थापित नहीं मिलेगा। उस टाइम थे वो लोग। सोचो कितना आगे होगा ना, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या लोथल वगैरह, जो भी लोग जो भी स्थान हमने खोजे हैं वो कितना पीछे है आज भारत या बाकी देश।